ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान होता है, जिसे आता है उसे आता है और जिसे नहीं आता है उसे एकदम नहीं आता है। रिएक्शन आए इसलिए आप मेरे पास आए और देखें कि ऑर्गेनिक कितना आसान है। तो उसका एक रिकॉर्डिंग जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी का डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को मिलाया जाता है और कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनाया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसे लास्ट तक देखिएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे मिक्स की जाती है वो सारी अंडरस्टैंडिंग सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा कि जिससे उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। चलो अब ध्यान से देखो और कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करो। तुमको दिया क्या है बेटा? तुमको दिया है बेंजीन है, ठीक है, और इसी बेंजीन में एक तरफ से OCH3 लगा रखा है, OCH3, और इसी को मैं खोल के लिख रहा हूं इधर C, फिर C, फिर CH2 और फिर एल्डिहाइड। तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C और आगे हो गया CH2 और ये हो गया तुम्हारा CHO एल्डिहाइड। अब इसी के ऊपर तुमसे कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। तो ये रिएक्शन तुमने कहाँ पढ़ा है? कि एल्डिहाइड में पढ़ा है, अल्काइन में पढ़ा है, बेंजीन में पढ़ा है, ये ईथर में पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है बताओ? ये किसका रिएक्शन पढ़ा है? एल्डिहाइड के रिएक्शन में, अल्काइन के रिएक्शन में, बेंजीन के रिएक्शन में, ईथर के रिएक्शन में? कहाँ पढ़ा है? एल्काइन के रिएक्शन में। अल्काइन में, ठीक है। और जो अल्काइन पे रिएक्शन पढ़ा है तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका अल्काइन पे रिएक्शन होगा। लेकिन फिर बच्चा फंस गया हम्म। कि क्या मैं इसका रिएक्शन करा के यहाँ OH लगाऊं या इसका रिएक्शन करा के यहाँ OH को लगाऊं? बस में आ गई। तो जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो उस केस में तुमको इंपॉर्टेंट देखना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और क्या इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, उस अटैचमेंट को देखना है। तो यहाँ पे CHO जो कि -I का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है? -I का काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ अगर तुम पॉजिटिव बनाओगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ OCH3, ये OCH3 क्या कर रहा है? +M का काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें पैसा आ रहा है, और आने का मतलब यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। और जब यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो सेकंड पे अगर तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे तो निगेटिव पॉजिटिव को ये स्टेबल बनाने लगेगा। तो दैट मीन सेकंड का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, वन का कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा। इसलिए तुमको सेकंड वाले पे OH को लगाना है। तो HOH वाटर निकाल के कीटोन बना दो, या एक ही कार्बन पे HOH, मतलब यहाँ H यहाँ OH लगा के टोटमराइज करके कीटोन बना दो। तो जब कीटोन बना दिया तो तुमको क्या मिल गया? CH3O, और यहाँ पे ये फिनाइल से कनेक्टेड है, और इसी पर्टिकुलर से ये तुम्हारा CO है, फिर आगे ये CH2 है, फिर आगे इसके आगे फिर से CH2 है, फिर से CH2 है, और इसके बाद यहाँ पे COH एल्डिहाइड मौजूद है। ये तो है, कोई यस सर। दिक्कत? चल, तो नो ये सर। तुमने बना दिया पहला। यहां से क्या बना दिया? पहला, मतलब अल्काइन के ऊपर वाटर का रिएक्शन करके इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। आगे CH2 एल्डिहाइड, CH2 एल्डिहाइड। और इसके बाद तुमसे कह रहे हैं बेटा कि इसको बस सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा रिएजेंट है? टॉलेंस रिएक्शन। टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। और जो टॉलेंस रिएजेंट है तो टॉलेंस रिएजेंट के कोरोस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होकर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो बाकी सबको ऐसे ही छोड़ यस सर। दो। तो ये CH3O ऐसे ही छोड़ दो, ये बेंजीन से जो कनेक्शन था इसे ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ तुम्हारा CO ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ तुम्हारा CH2, यहाँ तुम्हारा CH2, और ये तुम्हारा हो गया COOH, इसको ऐसे बना दिया। तो ये बन गया तुम्हारा सेकेंड। और इसके बाद तुमसे कह रहा है कि जिंक मरकरी HCl, ये क्या, इसका नाम क्या है? क्लेमेंसन। क्लेमेंसन। क्लेमेंसन तो रिएजेंट। क्लेमेंसन रिडक्शन किसके ऊपर रिएक्शन करेगा? कीटोन का रिडक्शन करेगा, एसिड का रिडक्शन करेगा, बेंजीन का रिडक्शन करेगा, ईथर का रिडक्शन करेगा, किसका रिडक्शन करेगा? सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा। कीटोन का रिडक्शन करेगा। और अगर कीटोन का रिडक्शन करेगा तो कीटोन का रिडक्शन करके उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? उसे एल्केन में कन्वर्ट करा अल्केन में। कर तो ये देगा। COCH2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा CH2, और आगे क्या है? दो CH2 है, तो एक तुम्हारा ये CH2, दूसरा तुम्हारा ये CH2, और उसके आगे ये तुम्हारा COOH, यही बन गया। अब इसी को थोड़ा सही तरीके यस से सर। लिख दो तो सोच देख, ध्यान से देखना और समझना। ये तुम्हारा बेंजीन है, इस बेंजीन को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे तुम्हारा OCH3 लगा दिया, इधर एक दो तीन कार्बन के बाद एसिड,
तो एक दो तीन कार्बन, ठीक है, और इसके बाद एक दो तीन कार्बन, और इसके बाद ये हमने बना दिया एसिड। तो बताओ, इसको इसको मैं इस तरह से लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, ये बन गया। अब ये जो तीसरा बन गया बेटा, अब इसके ऊपर तुमसे कह रहा है कि SOCl2 का रिएक्शन है। अब ये क्या करेगा? सर ये क्लोरीन डाल देगा, मतलब COCl बन जाता है, ऐसे कैसे सर? COCl बन जाता है। मतलब एसिड को जब एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है, एसिड को जब एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है तो यूज क्या करते हैं? SOCl2। अल्कोहल को कभी अल्काइल हम्म। क्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है तो यूज क्या करते हैं? SOCl2। बस में आगे तो एसिड को, मतलब जिसमें OH था, जो वीक लिविंग ग्रुप था, निकलना नहीं चाहता था, इसको थोड़ा और ज्यादा निकलने वाले ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हमने SOCl2 का रिएक्शन कराया और इसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया तो अब ये सीएल बड़े यस। आराम से निकल सकता है। तो ये बन गया चौथा। अब इसके ऊपर तुमसे कह रहा है AlCl3 का रिएक्शन है। अब ये क्या करेगा? ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा देगा वहां पे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करवा देगा। इस एसाइल हम्म। कार्बोकेटाइन बन जाएगा। बेंजीन इंट्रामोलिकुलर इसको ऊपर रिएक्शन कर लेगा, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करते हुए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करा देना है। तो इस बेंजीन में तो कोई अंतर है नहीं, यहाँ OCH3, इसमें कोई अंतर है नहीं। यहीं पे तुम्हारा CO, यहाँ कार्बोकेटाइन बनकर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर दिया और इस तरह की स्पेसीज बना दिया। ये बन गया पांचवा। अब इसके ऊपर तुमसे कह रहा है कि जिंक मरकरी HCl। अब जिंक मरकरी HCl, अब ये क्या करेगा? सर ये फिर से क्लेमेंट्स है जो कीटोन है उसे रिड्यूस कर देगा हाँ, CH3 फिर में। से क्लेवेंसन रिडक्शन सी करा एच देगा, टू और क्लेवेंसन रिडक्शन करा के CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से अगेन ये CSO CH3 बन गया। तो ये बन गया तुम्हारा छठा। और छठा बन गया। अब इसके ऊपर तुमसे कह रहा है कि ब्रोमीन AlCl3। अब सोचो, अब ब्रोमीन AlCl3 एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब OCH3 यही डिसाइड करने वाला है। तो OCH3 का नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, कैसा डायरेक्टिंग नेचर है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा। तो पैरा इसका ब्लॉक है। एक ऑर्थो ये है, एक ऑर्थो है ये है। तो किस वाले ऑर्थो पे रिएक्शन कराएं? हम 1 वाले ऑर्थो पे कराएं या 2 वाले ऑर्थो पे कराएं? ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आने वाला है? क्या इलेक्ट्रोफाइल इस 1 वाले पे आने वाला है, 2 वाले पे आने वाला है? 2 पे आएगा सर उसका। 2 बेहतर है। हाँ, स्टेरिक फैक्टर कम है, इसलिए यहाँ पे 2 पे तुमने इस Br को लगा दिया, ऐसे बना दिया। इससे बन गया 7। अब इसके बाद तुमसे कह रहा है KMnO4 का रिएक्शन है, तो KMnO4 क्या करेगा? KMnO4 ये क्या करेगा? KMnO4 हाँ बताओ। CH3O को। तुमने अच्छा क्या नहीं, पढ़ा है कि बेंजीन, दूसरी। बेंजीन के ऊपर कार्बन हो और उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन हो, तो उस पर्टिकुलर कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा पढ़ा है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब इस वाले कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस वाले कार्बन को भी किस में हम्म। कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दोनों को इसने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। यहां भी हो गया COH, यहां भी हो गया COOH। तो ये बन गया तुम्हारा 8। हमने क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया है कि बेंजीन होगा और बेंजीन के ऊपर कार्बन होगा, इसका एक भी हाइड्रोजन होगा, तो इस कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आया? यस सर तो सर। यहां से आठवां बना लिए। अब आठवां बनाने के बाद इसके ऊपर कह रहा है कि NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है। अब ये क्या करेगा? सोडा लाइम है, ये सारे जगह से COH हटा देगा। हाँ, तो दोनों COH को निकाल दिया। और डिकार्बोक्सिलेशन। जब दोनों COH को निकाल दिया, डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया, तो अब तुम्हारे पास क्या बच गया? यहाँ बच गया OCH3, और ये बच गया Br। दोनों का एसिड निकल गया। तो ये बन गया 9th। और इसके ऊपर कह रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। तो कौन डिसाइड करेगा? OCH3, जो कि +M से पैसा दे रहा है। ये क्या कर रहा है? +M से पैसा दे रहा है। और Br, जो कि -I से पैसा खींच रहा है। तो जो +M से पैसा देता है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, कि जो -I से पैसा खींच रहा है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। कौन डिसाइड करेगा? +M से देने वाला डिसाइड करेगा +M क्या से आने देने वाला वाला कहाँ डिसाइड आएगा। करेगा। तो जो +M से देने वाला डिसाइड करेगा, तो इसका नेचर क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग?
ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। ऑर्थो पैरा, तो एक ऑर्थो ब्लॉक है, एक ऑर्थो खाली है, पैरा खाली है। तो ऑर्थो वाले पे लाएं या पैरा वाले पे लाएं? पैरा वाले पे। पैरा वाले पे क्यों? क्योंकि इधर करोगे तो स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, रिपल्सन होगा। तो इधर करोगे तो इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे तो वो नाइट्रो ग्रुप को लगा देना है और एक 10th वाला बना लेना है। यही तो बना। यस सर। तो देखो, इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग में तुमसे क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। तो पहले वाले केस में हम तुमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट तुम लोग पढ़ते हो, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो तुमको जो है वो वहां पर Hg2+ लिख के दे दे। तो Hg2+ लिख के दे दे, तो इसका क्या मतलब होता है? Hg2+ का मतलब होता है सिंपली मरकरी सल्फेट, HgSO4। तो कभी हो सकता है हम्म। HgSO4 को ऐसा ना लिख के केवल Hg2+ लिख ले। कभी कभी तो ऐसा भी बदमाशी कर सकता है कि डाइल्यूट पानी भी ना लिखे, केवल लिख ले Hg2+ और सल्फ्यूरिक एसिड। तो भी मान के चलना कि कहीं ना कहीं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट का रिएक्शन है। तो ये इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग तुमसे सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि कहानी में अगर कभी एल्डिहाइड मौजूद हो, कहानी में कभी अगर अल्काइन मौजूद हो, कहानी में कभी अगर बेंजीन मौजूद हो, कहानी में कभी अगर ईथर मौजूद हो, तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो किसके ऊपर रिएक्शन करना है? तो अपने आप से पूछना है कि भाई ये चैप्टर्स किसमें हमने इस रिएक्शन को पढ़ा है। तो रीजन तो फील आ जाएगा कि अल्कीन अल्काइन का चैप्टर पढ़ा है, तो अल्कीन अल्काइन का कोई ना कोई रिएक्शन है, तो अल्काइन के ऊपर रिएक्शन कराना है। अब दो तरह की संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि क्या मैं इस वन पे रिएक्शन कराऊं, एक संभावना है इस टू पे रिएक्शन कराऊं। तो जब भी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तो सारा फोकस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे सोचना है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो उस केस में कहीं भी लगा दो, जैसे मान लो CH3 होता, C होता, ट्रिपल बॉन्ड C होता, CH3 होता। तो चाहे OH यहाँ लगाओ चाहे OH यहाँ लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं। लेकिन अगर मान लो कहानी ऐसे होता, ये पीएच होता या C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3 होता, तो वन जिसमें पीएच का प्लस एम लगा है, टू जिसमें CH3 का हाइपर कंजुगेशन लगा है, तो कहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, वन का या टू का? पहले केस में पीएच का प्लस एम टू। लगा हुआ है, दूसरे केस में CH3 का हाइपर कंजुगेशन लगा हुआ है, कहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, पहले पे या दूसरे पे? पहले पे जहाँ पे प्लस एम लगा हुआ है। जहाँ प्लस एम लगा है, तो इसलिए पहले वाले का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, मतलब अगर कभी अटैक करना होगा तो इस वाले को अटैक करना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बनाना है। तो वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर मॉलिक्यूल हम्म। अनसिमेट्रिकल होगा तो सारा फोकस कार्बोकेटाइन के ऊपर सोचो कि कहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमने कीटोन बना लिया, फिर कीटोन बना लिया। अब कहानी के अंदर क्या है? कहानी के अंदर अगेन एक ईथर है, कहानी के अंदर एक तुम्हारा बेंजीन है, कहानी के अंदर एक तुम्हारा कीटोन है, कहानी के अंदर एक तुम्हारा एल्डिहाइड है। और रिएक्शन क्या है? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। तो फिर अपने आप से पूछना है कि भाई सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट मैंने कहाँ पढ़ा है? एल्डिहाइड पे पढ़ा है, कीटोन पढ़ा है, बेंजीन पढ़ा है, ईथर पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? तो दिमाग तुमको बताएगा कि भाई एल्डिहाइड चैप्टर का ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाते हैं। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके तुमको एसिड बना देना है। फिर उसके बाद आएगा जिंक मरकरी HCl। तो फिर अपने आप से पूछो कि जिंक मरकरी HCl क्लेमेंसन रिडक्शन में कहाँ पढ़ा है? क्या इसको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है, क्या इसको मैंने कीटोन में पढ़ा है, इसको मैंने बेंजीन में पढ़ा है, इसको मैंने ईथर में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? तो तुरंत दिमाग बोलेगा कि यार कार्बोनिल को अल्केन में कन्वर्ट करने का तरीका है, तो कार्बोनिल को अल्केन में कन्वर्ट कर दो और ऐसे बना दो। फिर अपने आप से पूछो कि तुमसे कह रहा है कि SOCl2 pyridine, तो SOCl2 मैंने कहाँ पढ़ा है? क्या हमने एसिड वाले चैप्टर पढ़ा है, हमने बेंजीन वाले चैप्टर पढ़ा है, हमने ईथर वाले चैप्टर पढ़ा है, कहाँ हमने SOCl2 पढ़ा है? तो फिर दिमाग तुरंत बोलेगा कि OH को हटा के Cl को लगाने में पढ़ा है। और जो OH को हटा के Cl में लगाने में पढ़ा है तो एसिड में पढ़ा है या अल्कोहल पढ़ा है, और उसी कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड बना दिया है। कभी कभी आगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के लिए कभी कभी तुमको खुद ही मॉलिक्यूल को थोड़ा घुमा फिरा कर ऐसा बनाना है कि जिससे कि इंट्रामोलिकुलर की फील आ जाए और साइक्लाइजेशन बन जाए। तो जहां कभी 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग बनने की संभावना हो तो कोशिश ये किया करो कि किसी भी तरीके से उसको थोड़ा पास लाने की कोशिश करें। और अगर OH को Cl को पास ला दोगे तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की फील आ जाएगा और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके सही तरीके से रिंग को बना दोगे। लेकिन अगर तुम पास नहीं लगाओगे तो हो सकता है कभी कार्बन को खा जाओ और बनाना 6 मेंबर रिंग हो और बना दो 5 मेंबर रिंग। बस में आ गई। तो इसलिए कोशिश किया करो कि कभी साइक्लाइजेशन वगैरह करना हो तो थोड़ा सा उसको घुमा फिरा कर पास मिला दिया करें, और पास मिलाकर वाटर वगैरह को या HCl वगैरह को निकालने के बारे में सोचें। कोई दिक्कत? नो सर। गुड। अब उसके बाद SOCl2 के कोरस्पॉन्डिंग तुमने जो अल्काइल क्लोराइड बना दिया, मतलब इनडायरेक्टली एसिड क्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, और यहाँ AlCl3 का रिएक्शन है।
तो अगेन अपने आप से पूछो कि हमने बेंजीन चैप्टर दिख रहा है, हमें ईथर चैप्टर दिख रहा है, हमें अल्काइल हलाइड दिखाई दे रहा है, हमें एलसीएल थ्री दिया हुआ है, तो एलसीएल थ्री हमने कहाँ पढ़ा है? तो तुरंत दिमाग बोलेगा कि या तो फ्रेडल का अल्काइलेशन हो रहा होगा या तो एसाइलेशन हो रहा होगा। तो इसमें अल्काइलेशन होने की संभावना है नहीं, तो एसाइलेशन करा दिया। और एसाइलेशन के कोरस्पॉन्डिंग साइक्लाइजेशन करते हुए तुमने कीटोन बना दिया। अब अगेन तुमसे दे रहा है जिंक मरकरी एचसीएल, तो कहानी के अंदर कीटोन है, कहानी के अंदर बेंजीन है, कहानी के अंदर ईथर है। अगेन अपने आप से पूछो कि क्लेमेंसर रिडक्शन क्या करता है? क्या वो बेंजीन का रिडक्शन करता है, या कीटोन का रिडक्शन करता है, ईथर का रिडक्शन करता है? तो खुद ही दिमाग बोल देगा कि कीटोन का रिडक्शन करके अल्कीन बनाता है, तो कीटोन का रिडक्शन करके अल्कीन बना दो, और बाकी जो जैसा था वैसा ही छोड़ दो। अब यहां से कहानी के अंदर जब मैंने ब्रोमिनेशन या ब्रोमीन एलसीएल थ्री पूछा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक केस में ओ सी एच थ्री का प्लस एम है जो पैसा दे रहा है, एक केस में एस सी एच टू का हाइपर कंजुगेशन है जो पैसा दे रहा है, एक केस में एबीसीएच टू का हाइपर कंजुगेशन है जो पैसा दे रहा है। तो इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, तो एक प्लस एम से पैसा दे रहा है, दो हाइपर कंजुगेशन से पैसा दे रहे हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और दो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और किसी इलेक्ट्रोफाइल को लाना है। तो कौन डिसाइड करेगा? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो डिसाइड करेगा, या जो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो डिसाइड करेगा? कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो स्ट्रॉन्ग डिसाइड इलेक्ट्रॉन करेगा। डोनेटिंग। तो इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से उसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, इसलिए पैरा ब्लॉक था, क्योंकि इसका पैरा ये है, पैरा ब्लॉक है, इसलिए इसके ऑर्थो पे लगा दिया, और ऑर्थो पे लगा के ये बना दिया। अकीन तुमसे कह रहा है कि एमनो4 का रिएक्शन, तो एबनॉर्मलिटीज तुमको प्रॉपर तरीके से दिमाग में रहना चाहिए बेटा, कि अगर कभी बेंजीन दिखाई दे, बेंजीन को अगर कार्बन दिखाई दे, इस कार्बन को एक भी हाइड्रोजन हो, और इसके ऊपर अगर के एमनो4 का रिएक्शन करा रहा है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन को हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। दूसरी एबनॉर्मलिटीज तुमको याद होना चाहिए कि अगर कभी टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर अगर कभी के एमएनओ4 का रिएक्शन करा रहा है, तो इसी के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है, और इसी में इंसर्ट करते हुए इस पर्टिकुलर को टर्सरी अल्कोहल बना देना है। तुमको याद होना चाहिए। तुमको याद होना चाहिए कि अगर कभी बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर अगर कभी डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, यहाँ एच लगा हो, तो भी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन होता, एल्डिहाइड होता, तो भी, अगर इस पर्टिकुलर में तुम्हारा नाइट्रोजन होता, इमीन्स वगैरह होता, तो भी, ठीक है, इसके ऊपर भी अगर केमोनोफोर डाल दे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी तुमको एसिड बना देना है। इवन अगर कोई बेंजीन हो, और बेंजीन में अगर कार्बन हो, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कोई भी एटम हो, कार्बन का हो या नाइट्रोजन का हो, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो अगर इसका भी कहानी आती है, तो इस पर्टिकुलर को भी ऑक्सीडेशन करते हुए इस पर्टिकुलर को भी तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो बेंजीन के ऊपर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन के ऊपर एच हो तो भी, डबल बॉन्ड के ऊपर एच हो तो भी, इवन ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी, इन सबको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। कभी साइक्लाइजेशन अगर बना हो, रिंग बना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन करना है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कोई दिक्कत? नो सर। एक हो, एक से ज्यादा हो, तो भी परेशान मत होना, दोनों का ऑक्सीडेशन करा देना, और दोनों का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे। अच्छा, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, उसके बाद तुमसे कह रहा है कि NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगर अपने आप से पूछो कि डीकार्बोक्सिलेशन हमने कहाँ पढ़ा है? कि हमने डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ा है, हमने डीकार्बोक्सिलेशन बेंजीन का पढ़ा है, हमने डीकार्बोक्सिलेशन एराइल हलाइड का पढ़ा है, हमने डीकार्बोक्सिलेशन ईथर का पढ़ा है, किसका पढ़ा है? तो खुद ही दिमाग बोलेगा, जब टर्म डीकार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है, तो इसी से कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल दिया, और दोनों को निकाल के एच को इस पर्टिकुलर से जोड़ दिया, और इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगेन यहाँ मैंने डायरेक्टिंग नेचर का क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया कि अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब इनडायरेक्टली नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन कराना है, और एक अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I वाला है, एक अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +M वाला है, तो दोनों अगर मौजूद है, एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग, तो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उसकी वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो डोनेटिंग का नेचर क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को लाना है। अब ऑर्थो पैरा को देखो, तो इसके ऑर्थो पे देखा जाए तो स्टेरिक फैक्टर 1 to 3 वाला हो गया, और पैरा पे देखा जाए तो 1 to 3 खाली है 4, मतलब 1 to 4 वाला हो गया। तो पैरा पे स्टेरिक फैक्टर कम है, ऑर्थो पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, इसलिए जब मेजर बनाना होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग तुमको पैरा वाला पर नाइट्रो लगाकर अपने प्रोडक्ट बना देने हैं। बना दोगे? ओके सर। अब इसे मान लो कभी क्वेश्चन कह दे कि इस जो टेंथ तुमने बनाया है, इसको अगर कह दे कि SnHCl का रिएक्शन है, अब बताओ अब क्या करोगे? टेंथ के ऊपर अगर कह दे SnHCl का रिएक्शन है, क्या करोगे?
SnHCl कहाँ पढ़ा है? रिडक्शन में। रिडक्शन में, किसके रिडक्शन में? SnHCl। हाँ, SnHCl। SnHCl, आयरन HCl, किसके रिडक्शन में पढ़ा है? अभी तक किया था ना? इधर इधर कहीं किसी NO2 के रिडक्शन में NH3 बन जाएगा। NO2 का रिडक्शन से NH2 बनता है, NH3 नहीं। ठीक है, NO2 को हाँ, NH2 NH2। बनाना हो, नाइट्रोबेंजीन हो, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना हो, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो SnHCl तो डालते हो। यस सर। बस में आगे इसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट 10th के ऊपर अगर तुमसे कह दे HI का रिएक्शन करना है, तो HI का रिएक्शन कहाँ कराओगे? HI का रिएक्शन हाँ, HI का रिएक्शन कहाँ कराओगे? सोचो, HI का रिएक्शन ब्रोमीन पे। कहाँ? हाँ, HI का ब्रोमीन रिएक्शन पे तुमने करा एराइल, के। HI का रिएक्शन तुमने एराइल हलाइड चैप्टर में पढ़ा है, नाइट्रोबेंजीन में पढ़ा है, ईथर में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? एराइल हैलाइड। एराइल हलाइड। अभी तुमने क्वेश्चन किया था, भूल गई? अभी तुमसे जो क्वेश्चन करवाया था टेस्ट पेपर वाला, इसमें तुमने आंसर तो बताया था ना इधर। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था एनिसोल, और एनिसोल के ऊपर HBr का रिएक्शन कराया था, तो इसको कैसे तोड़ा था और कैसे तोड़ के इसको फिनॉल और मिथाइल ब्रोमाइड बनाए थे? क्या कहानी में SN2 हाँ सर, रिएक्शन आया था HBr नहीं का आया था? रिएक्शन। तो इसका ईथर हाँ। चैप्टर में तुम HBr का रिएक्शन पढ़ती हो। एराइल राइट चैप्टर में है क्या? एराइल राइट चैप्टर में इस पर्टिकुलर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। ये वीक लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है सर, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो निकलना नहीं चाहेगा, तो इसको निकलने के लिए हाई टेम्परेचर वगैरह की हम्म। बात की गई थी, और हाई टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं निकलता है। याद आया? बस यस सर। तो चैप्टर पहचानो, ईथर चैप्टर में HBr का रिएक्शन है। ईथर चैप्टर में कौन सा रिएक्शन है? HBr का। तो इस ईथर चैप्टर की बात हो रहा है, तो हम्म। ईथर में HBr का रिएक्शन करोगे तो इसी को तोड़ दोगे, तो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, इस पर OH आ जाएगा, ये BR, PH और NO2 वैसे ही पड़ा रहेगा। तो कभी क्वेश्चन तुमसे कहता है कि HBr HX का रिएक्शन है, तो अपने आप से पूछो कहाँ पढ़ा है। कभी तुमसे पूछता है SnHCl का रिएक्शन है, तो अगेन पूछो अपने आप से कहाँ पढ़ा है। तो ये ईथर चैप्टर में SN2 रिएक्शन करा देगा, और ये SnCl2 तुम्हारा नाइट्रो का रिडक्शन करके NH2 बना देगा। अगर कभी तुमसे कहता कि यहाँ पे NaOH का रिएक्शन करना है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो NaOH यहाँ भी रिएक्शन कर सकता था। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मिथेनॉल बना लेता और इसको सिस्टम से बाहर निकाल देता। ठीक है, लेकिन यहाँ भी रिएक्शन कर सकता है और इसके ऊपर भी रिएक्शन करके Br को निकाल सकता है। लेकिन इसके ऊपर तब रिएक्शन करता है जब कहानी में नाइट्रो ग्रुप तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है, अदरवाइज NaOH यही रिएक्शन कर देगा और मिथाइल अल्कोहल बना देगा। तो कहने का मतलब चैप्टर्स का कनेक्शन समझना है कि कहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कहाँ न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हो सकता है, उस पर्टिकुलर सेंटर को पहचानो। कहाँ पे हम रिडक्शन की बात कर सकते हैं, कहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर में अगर तुमसे कहता है कि फिर से नाइट्रेशन करना है, फिर से नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करना है, तो फिर अपने आप से पूछते कि भाई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Br का -I लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OCH3 का +M लगा हुआ है, एक NO2 का स्ट्रॉन्ग -M लगा हुआ है, और फिर से अगर नाइट्रेशन की बात कर रहा है तो कौन डिसाइड करेगा? जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, या इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो डिसाइड करेगा? कहाँ करेगा? ये कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला। देने वाला। तो जो देने वाला करेगा, तो एक ऑर्थो ब्लॉक है, इसका पैरा ब्लॉक है, एक ऑर्थो खाली है, तो भले ही यहाँ स्टेरिक फैक्टर है लेकिन फिर भी तुमको यहीं पे नाइट्रेशन कराना है और NO2 को लगाना है। बस में आ गई? तो कहने का मतलब ये यस। बेटा कि सिंपल रिएजेंट को पहचानो कि रिएजेंट किस चैप्टर में पढ़ा है। चैप्टर्स क्लियर हो गए तो फिर मान के चलो चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए तुमको टुकड़े पे टुकड़े पढ़ाया कि पहले अल्कीन अल्काइन पढ़ाया, उसके बाद में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां ऑक्सीडेशन था सब एक साथ पढ़ाया, फिर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां रिडक्शन था सब एक साथ पढ़ाया, उसका तुमको मैंने अल्केन पढ़ाया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, और 12th का कनेक्टिंग लिंक ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म हो गया। उसके बाद कहानी में जहां जहां एरोमेटिक हो सकता था सब एरोमेटिक एक साथ बढ़ा दिया। 11th क्लास का बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, 12th क्लास का एराइल हलाइड, फिनॉल, एनिलीन, डाइजोनियम सॉल्ट, सब कुछ तुमने यहीं पर पढ़ लिया। उसके बाद हमने तुमको कहानी में क्या पढ़ाया? अल्काइल sp3 कार्बन, अल्काइल हलाइड पढ़ाया, अल्कोहल पढ़ाया, ईथर पढ़ाया, एलिफेटिक अमीन पढ़ाया, मतलब sp3 वाला सारा का सारा कहानी तुमने पढ़ लिया। जब 12th क्लास का अब कनेक्टिंग लिंक मिल गया तुमको, अल्काइल हलाइड, एराइल हलाइड, अल्कोहल, इथरफिनॉल और अमीन्स। और लास्ट में हमने तुमको क्या पढ़ाया? लास्ट में हमने पढ़ाया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके सारे डेरिवेटिव।
जिसमें तुमने एसिड हैलाइड ले लिया, इसमें एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, इसमें एस्टर ले लिया, और इसमें इवन तुमने अमाइड ले लिया, और डेरिवेटिव्स में सारे के सारे रिएक्शन पढ़ लिए। तो अगर एक बार रिएजेंट्स क्लियर हो गए, एक बार अगर रिएजेंट्स क्लियर हो गए, तो इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा इन्हीं का तो खेल है, इन्हीं का खेल है, इन्हीं को इधर यस उधर मिलाएगा और कितना भी क्वेश्चन वो बना लेगा। तो चैप्टर समझो कि किस चैप्टर का खेल है। एक बार चैप्टर समझ में आ गया तो क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। बताओ फ्यूचर में क्वेश्चन आएंगे, लगा लोगे? यस सर। गुड। चलो तो ये वाला क्लास में यहीं पे छोड़ता हूँ, और अभी मैं तुमको ये पीडीएफ भेज दूंगा। इस पीडीएफ के थ्रू प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को एक बार देख लो। और दूसरा कि जो टेस्ट पेपर है बेटा, चौथा और पांचवा, ठीक है, चौथा पेपर तुमने छोड़ दिया था, ठीक है, तो आज बैठ के चौथा और पांचवा दोनों को लगा लो, बस में आगे, और जहां भी कोई दिक्कत आती ठीक है है सर। आंसर को मिला लो, और प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को बना लो, ठीक है। हम्म। अगर आप आईटी जेई की तैयारी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही है, और अगर आप रियल में आईटी के लिए सिंसियर हैं और पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं अजनीश कुमार गुप्ता आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से दूर कर सकता हूं। मैं पिछले 20 सालों से आईटी जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और बहुत सारे टॉप रैंकर्स को मैंने पढ़ाया है। केमिस्ट्री में मैंने 5-5 बुक्स भी लिखी है, और मैं अब इंडिविजुअल 1-to-1 बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अगर आप भी केमिस्ट्री में परेशान हैं और आपको केमिस्ट्री सीखनी है और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर्स लाने हैं, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9122057123। मैं लाइव क्लास 1-to-1 आपको दूंगा और आपके सब्जेक्ट के डर को पूरी तरीके से दूर करूंगा। ये सारी क्लासेस पेड होंगी। अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तभी आप मेरे से कांटेक्ट करें, अदरवाइज बहुत सारे रॉबिनहुड हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और भीड़ में आप पढ़ रहे होंगे, सपने हो सकता है पूरा हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन सोचिएगा कि आईटी 12th के साथ और 12th के बाद केवल 2 ही साल हो सकता है। तो अगर आप रियल में सिंसियर हो और पेमेंट कर सकते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको आपके सपने तक पहुंचाया जाए।